तो साइन अप के लिए हमें एज ए सेट ऑफलाइन की बॉडी प्रिपेयर करनी है रजिस्टर के पेज के लिए, तो उसकी बॉडी एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए विद वन थिंग दैट आई मेड इन द बैक एंड विच मॉडल। अदरवाइज अगर हम वायलेट करेंगे तो वायलेशन एरर आएंगे और फिर हमको सारा सब पड़ सकता है। भी कॉपी करें, यहाँ से ईमेल भी कॉपी करें, this और this। और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड भी कॉपी करें, और एक यहाँ पे फोन नंबर भी कॉपी करें। आप में से फ्रंट एंड में कितने लोगों को मैंने कोई एपीआई का प्रोजेक्ट दिया है जो आपने पूरा किया है? कुछ लोगों को मैंने हमें पुराने एपीआई का प्रोजेक्ट था, किया ना कि पुराने एपीआई का था, यूट्यूब एपीआई का था, गूगल मैप का था, अभी सारे आपको एक जवाब। तो ये हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारा जो मॉडल है एक्जेक्टली प्रिपेयर हुआ है अकॉर्डिंग टू द हमारी जो रिक्वेस्ट का डेटा है, रिक्वेस्ट की बॉडी है, वो एक्जेक्टली प्रिपेयर हुई है अकॉर्डिंग टू द मॉडल दैट वी हैव। आप लोग ये मेक श्योर करना है कि आपके कुछ वैलिड यूजर आ जाए, तो डू दिस करते हैं आर वाई करते हैं, फिर कुछ और पासवर्ड करते हैं, फोन पर करते हैं कोई भी, और रोल कर ले मेरा यूजर, और अगर रोल मिस करेंगे तो डिफॉल्ट यूजर ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। बल्कि ये करके दिखा देते हैं, हम यूजर नहीं देते यहाँ से, तो यूजर नहीं देते तो क्या करेगा, डिफॉल्ट यूजर ही दे देगा, क्योंकि बैकएंड पे हमने मॉडल में यूजर दिया हुआ है सेट करके। और अवतार फिलहाल हम नहीं देते, क्योंकि यहाँ से हम पिक्चर अपलोड कर भी सकते हैं, बट फिलहाल हम नहीं करेंगे। और दैट्स इट आई थिंक, और कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे जाते हैं बैकएंड पे, सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाके हिट होगी, ऑथ राउट्स में जाके साइन अप में हिट होगी, ठीक है। और साइन अप में हिट होगी तो मैं ऑलरेडी यहाँ यूज़र की इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो ये कंसोल भी हो रही है यूज़र की इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि जो फ्रंट एंड से डेटा आएगा वो मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे मुझे छोटा सा इशू आ सकता है, यानी अनडिफाइंड आ सकता है, ठीक है। सो अनडिफाइंड आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों आया अनडिफाइंड। मेरा सर्वर स्टार्ट है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट की, उसने कहा जी साइन अप वाज कॉल्ड, इसका मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट है, लेकिन जो डेटा है मेरे पास वो अनडिफाइंड नहीं आया। अच्छा, आपको अक्सर ये अनडिफाइंड आएगा, तो मेरे ख्याल में हमें पहले आ चुका है इस तरह का एरर, तो इसलिए अभी नहीं आया। अनडिफाइंड अगर आए तो यहाँ पे आपको एक पैकेज करना पड़ता है बॉडी पार्सर का, ठीक है। सो आई डिडंट रिमेंबर के बॉडी पार्सर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो इसलिए अनडिफाइंड का एरर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने ऑथ कंट्रोलर में यहाँ यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो अवतार में हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमेज ऑप्शनल होता है, अवतार ऑप्शनल होता है। यहाँ तक गुड हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, हमारे पास यूजर का मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, और ये फंक्शन सारा क्या होना चाहिए, एसिंक है, ऑलरेडी एसिंक है। तो मैंने ट्राई के अंदर जाना है, और ट्राई के अंदर जाके कहना है जी कि const user equals to await this dot create, और create में क्या कर देना है, हमें यूजर कर देना है। तो अभी हमारा ये वाला रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। उसकी वजह यह कि कभी भी आप पासवर्ड को प्लेन फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, दैट्स अ सिक्योरिटी लीक। तो हमेशा अपने पासवर्ड्स को क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है या हैश करना है, ठीक हो गया।
नॉर्मली जो हैशिंग होती है वो वन वे इनक्रिप्शन होती है। वन वे इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने एक दफा किसी चीज को इनक्रिप्ट कर लिया तो उसको दोबारा आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, आप खुद भी नहीं कर सकते और कोई ऐसा दूसरा तरीका भी नहीं है, किसी टूल के साथ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए दुनिया में ना बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, ठीक। तो वो एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, वन वे इनक्रिप्शन करते हैं, और उन इनक्रिप्शंस को ब्रेक करना हैकर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम पासवर्ड हैशिंग के लिए या पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक लाइब्रेरी है जो कि BCRYPT। अच्छा, ये इटसेल्फ एक क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट है जो आप नॉर्मली MS लेवल पे पढ़ते हो, बाद लोगों को BS लेवल पे भी इंट्रोडक्टरी पढ़ाया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, ये उस क्रिप्टोग्राफी की पूरी तफसील है कि ये क्रिप्टोग्राफिक हैशेस कैसे काम करते हैं, ये एल्गोरिदम्स कैसे चीजों को हैश करते हैं, कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, कैसे वन वे इंक्रिप्शन या टू वे इंक्रिप्शन। आप सिर्फ इतनी बात ख्याल कर लें, रटा मार लें, क्योंकि अगर इसकी डेप्थ में जाना है तो बेशक चले जाएं, खुद चले जाएं, मेरे से ना पूछें कि क्रिप्टोग्राफी की डेप्थ क्या है और ये हैशिंग वगैरह का क्या मामला है। हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, उस लाइब्रेरी के अंदर हमें बिल्ट इन फंक्शंस एक्सपोज्ड मिलेंगे, उन फंक्शन में हमको डेटा पास करेंगे तो हमें हैश कर देगा, और अगर हमें दोबारा उस चीज को अनहैश करना होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी लाइब्रेरी का कुछ फंक्शन एक्सपोज्ड है जो सिर्फ हमें चेक करके बता सकता है कि ये जो हैश की भी चीज है ये हमारे गिवन पासवर्ड, यानी जब हमने कंपेयर करना होगा, एक हम पासवर्ड हैश करके डेटाबेस में सेव कर लेंगे, दोबारा जब यूजर लॉगिन के लिए आएगा तो लॉगिन में प्लेन पासवर्ड इंटर करेगा, तो बैकएंड में हमें लाइब्रेरी ये फैसिलिटी देगी एक फंक्शन के जरिए कि हमारे प्लेन पासवर्ड को कंपेयर करे हैश्ड पासवर्ड के साथ, तो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। तो ये काम हम सारा तरद्दुद कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द यूजर इन्फॉर्मेशन। वो गया तो समझे सारा यूजर गया। तो इसलिए डेटाबेस, आपका क्या ख्याल है कि हम जो फेसबुक या बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, इनके जो हमारे डेटाबेसेस हैं, ये फेसबुक के ऑनर, फेसबुक के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी नहीं पता होते हमारे पासवर्ड्स। रीजन बीइंग दैट कि बड़े स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से उनके डेटाबेसेस में सेव हो रहे हैं, उनके पास सारे डाटा के एक्सेस होने के बावजूद भी हमारे पासवर्ड्स स्टिल प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पासवर्ड इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, सो नेवर एवर सेव योर पासवर्ड इन प्लेन फॉर्मेट। तो अगर अभी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो जो मुझे अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला था ये वाला, तो इसमें पासवर्ड किस फॉर्म में आ रहा है, प्लेन पासवर्ड आ रहा है। नहीं, जैसे मैंने पासवर्ड फ्रंट एंड से भेजा एज इट इज मुझे आ रहा है, और अगर मैं अब दोबारा इसको रन करूं तो ये पासवर्ड एज इट इज डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, विच इज नॉट सिक्योर। लिहाजा हमने यहाँ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। वो मैनिपुलेशन क्या करनी है कि बिफोर एडिंग द यूजर इनटू द डेटाबेस वी हैव टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड एंड देन वी हैव टू मेक दैट पासवर्ड एज पार्ट ऑफ दिस रिक्वेस्ट, as part of this object, and then with that encrypted password object we will send it to the database। ये फिलॉसफी समझ आ गई जो छोटी सी कहानी सुनाई है। There may be more than one possible libraries, बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं जो ये काम कर सकती हैं आपका एनक्रिप्शन वाला। The one which I personally use is Bcrypt। तो Bcrypt क्या करती है इटसेल्फ, इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो आप पढ़ सकते हैं कि ये बिहाइंड द सीन Bcrypt की लाइब्रेरी कौन सा एल्गोरिथम, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर एल्गोरिथम्स है ना, वो AES और DES। मैं नाम बता देता हूँ, कभी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सर्च कीजिएगा AES और DES। ये जितनी भी बड़ी बड़ी दुनिया की बैंकिंग साइट्स और ये पेंटागन वाले अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्शन करते हैं, वो इन स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया के इस वक्त सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स, पता नहीं कोई एक रफ एस्टिमेट है, गलत ना हो जाए, विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा, दुनिया के यानी जो सबसे इस वक्त स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है AES है या DES है, दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स अगर 50 साल तक मुसलसल अटेम्प्ट करते रहे तो तब जाके पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इतने स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिथम्स है, ठीक है। तो कभी आपको इंटरेस्ट हो ना क्रिप्टोग्राफी में, तो AES या DES, AES एल्गोरिथम, इसको आप देख लें। ये देखें जी, द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES इज द सिमेट्रिक block cipher algorithm that encrypts and decrypts digital information using the same key। AES is considered as standard for symmetric वगैरह। इसकी स्ट्रेंथ चेक कर लें, स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, AES एल्गोरिथम स्ट्रेंथ। तो ये आपको वो फैक्ट बताएगा, वो कहानी बताएगा जो मैंने आपको बताई है। की कैन बी क्रैक्ड इन लेस देन अ डे, ये क्या कह रहा है। अच्छा, ES encryption is secure, however its security varies according to its variants। for example using the brute force attack method। अगर आप हैकर या एथिकल हैकिंग पढ़े तो आपको ये अटैक्स के नाम बताओगे। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, गेसिंग,
पासवर्ड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बार बार गेस करना। लोगों ने सॉफ्टवेयर टूल बनाए हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर टूल क्या करता है, आप उसको एक वो ट्राई करता रहता है। तो वो कह रहा है जी कि खैर हम बहुत दूर चले जाएंगे, आप खुद सर्च कर लीजिएगा प्लीज। तो हम यूज करेंगे बी क्रिप्ट को, ठीक है, क्योंकि मैंने क्रिप्टोग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट है। तो लेकिन वो बीएस लेवल पे बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है, एमएस लेवल पे एडवांस पढ़ाया जाता है। तो आई मीन हाउ मेनी पीपल एक्चुअली यूजिंग दिस ऑन वीकली बेसिस, तो इसका मतलब इसकी यहाँ से स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है आपको। ये कुछ फंक्शंस एक्सपोज करता है, और सबसे पहले ऑब्वियसली आप एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट मी डू दैट, लेट मी ओपन अप द अनदर टर्मिनल इन द सेपरेट टैब, और npm इंस्टॉल 2 दफा हो गया, npm इंस्टॉल bcrypt। मुजाहिद भाई पानी का गिलास दे देंगे प्लीज, थैंक यू। सो जब तक ये इंस्टॉल होता, वापस जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो याद रखनी पड़ेंगी, क्या याद रखनी पड़ेंगी मैं बताता हूँ। दो फंक्शन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एक है हैश और एक है कंपेयर। नाम से जाहिर है, हैश का मतलब ये है कि इट विल टेक अ प्लेन पासवर्ड एंड अ साल्ट राउंड। साल्ट राउंड अभी बताता हूँ क्या होता है। तो bcrypt का जो हैश का फंक्शन है, इट टेक्स एट लीस्ट 2 पैरामीटर्स, कम से कम 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होता है प्लेन पासवर्ड, और दूसरा पैरामीटर होता है सॉल्ट राउंड। ये क्या करता है, उस प्लेन पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके आपको हैश प्रोवाइड करता है। हैश किसको बोलते हैं, वो जो नॉर्मल स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल जाती है, उस इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग को आप क्या बोल रहे होते हैं, ये आपके पासवर्ड का हैश है, ये आपके पासवर्ड का हैश है। समझ आ गई बात। तो इससे हैश का फंक्शन क्या करता है, टेक्स योर प्लेन पासवर्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू द पासवर्ड हैश। कंपेयर इससे उल्टा काम करता है, उल्टा नहीं करता, सॉरी, कंपेयर क्या करता है, इट अगेन टेक्स द हैश एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द, नहीं, कहा था वन वे हैशिंग है, कन्वर्ट्स नहीं करता, इट गिव्स यू ट्रू या ट्रू और फॉल्स। इफ द प्लेन पासवर्ड, यानी ये दो पासवर्ड लेता है कंपेयर, प्लेन पासवर्ड और हैश, एंड इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर आपका गिवन प्लेन पासवर्ड इस हैश से मैच कर गया, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपेयर का फंक्शन आपको डी हैश नहीं करेगा, डीक्रिप्ट करके नहीं देगा, सिर्फ ट्रू या फॉल्स देगा कि ठीक है या गलत है। समझ आइए बात। लेट्स सी हमारा ये इंस्टॉल हो चुका होगा, दैट्स इट, यस। सो लेट मी रिमूव इट, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्ट्रेट अवे यूज इट। तो सबसे पहले हमने कौन सा वर्जन यूज करना है, ES6 वाला, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, ES6 वाला कहीं है यहाँ पे, नहीं है, खुद बना लें। यहाँ से कॉपी करें, टॉप पे जाएं, ये करें, और इसे करें जी आप import bcrypt from bcrypt। ओके, क्या कह रहे हैं, ओके, दिस इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। अब आपको पता है कि bcrypt किधर गया, bcrypt यहाँ पे हमें यूज करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे हमें यूज करना है, लेकिन अब द बैड पार्ट इज नॉट द बैड पार्ट इनफैक्ट, लेकिन हमारे लिए लिमिटेशन क्या है कि हमारे जो पासवर्ड है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपको पता है इस यूजर के ऑब्जेक्ट को हम डॉट करके पासवर्ड निकाल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपली bcrypt डॉट हैश, और आप अगर ये देखें तो ये क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, एसिंक। तो एसिंक तो ये फंक्शन ऑलरेडी है, तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, AWAIT। bcrypt डॉट हैश कितने पैरामीटर लेता है, दो। पहला कौन सा लेता है, प्लेन पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, यूजर डॉट PASSWORD, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सॉल्ट राउंड, आप 10 दे दें, रिकमेंडेड है 8 से 10 तक की वैल्यू। सॉल्ट राउंड उसने भी डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये सॉल्ट राउंड क्या होता है कि ताश खेली आपने, देखी तो है ना किसी को खेलते हुए, एडे शरीफ तो आजकल कोई भी नहीं होता, किसी ने किसी को देखा होगा, खैर। तो ताश के पत्ते खेल,
खेलने से पहले ताश के पत्तों को क्या किया जाता है, शफल किया जाता है अच्छी तरह से। वो एक खास पैटर्न होता है, बाद लोग तो बड़े माहिर होते हैं, बड़े तेज तेज करते हैं। तो पर्पस क्या होता है, कोई बंदा गेस ना कर सके कि किसके पास कौन कौन से पत्ते जा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह मिक्सअप करके, तो वो आप क्या कर रहे हैं, सॉल्ट राउंड्स कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं उसकी। तो ये जो सॉल्ट राउंड है ना, इसका मकसद ये है कि 10 का मतलब ये है कि 10 लेंथ की एक स्ट्रिंग लो, अगर 8 देंगे तो 8 लेंथ की एक स्ट्रिंग लो, और उस स्ट्रिंग को मेरे पासवर्ड के साथ क्या कर दो, मिक्स करके क्या कर लो, शफल कर लो। समझ आई बात ही नहीं आई? तो ये सॉल्ट राउंड का काम है कि आपने सॉल्ट राउंड 10 दिया तो ये क्या करेगा, आपका प्लेन पासवर्ड लेगा, उसके साथ जितनी आपने वो 10 या 8 या 6 या 5 या 4, 10 रिकमेंडेड है या 8 रिकमेंडेड है, उतने लेंथ की स्ट्रिंग आपके पासवर्ड के साथ मिक्स कर देगा। इससे क्या हुआ, आपके पासवर्ड की फर्दर स्ट्रेंथ हुई। समझ आ गई बात? तो दैट्स काइंड ऑफ, ये सॉल्ट राउंड करता है आपके पासवर्ड की फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये काम हो गया। इसके बाद मैंने इसे सेव किया किसके अंदर, यूजर डॉट PASSWORD इक्वल्स टू दिस। तो जब मैंने ये bcrypt में हैश करके दोबारा किसके अंदर सेव कर दिया, यूजर डॉट पासवर्ड, तो अब ये यूजर के अंदर ही जो पासवर्ड होगा, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि डेटाबेस में हमारी फॉल्स एंट्री ना जाए जब तक हम कंफर्म नहीं होते। मैं दोबारा यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग और यूजर। तो अब एक लॉग में हैशिंग से पहले रख रहा हूँ और एक लॉग हैशिंग से बाद रख रहा हूँ। दोनों में क्या होगा, पहले वाले में पासवर्ड हैश नहीं होगा, दूसरे वाले में पासवर्ड hashed होगा. Once we confirm it, then we can send it to the database. So let me see, database server is running. I'm sending a request, no error is found. और ये है मेरा हैशिंग से पहले, यानी ये वाला लॉग, और ये है मेरा हैश के बाद, which is this one. ठीक है? So अब हमने क्या करना है कि now we are secure, actually we can send this data to the database. So यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, और इसको आप कहें जी के यूजर अकाउंट has been created. ठीक जी, with that thing said, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैंने वैलिडेशन स्कीमा लेवल पे नहीं की। अब आपके पास 3 जगह हैं। मिसाल के तौर पे आपने पासवर्ड पे वो रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि पासवर्ड जो है वो एक खास फॉर्मेट में होना चाहिए, कैपिटल लो और वो सारा कुछ। ईमेल पे खास रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ईमेल वैलिड फॉर्मेट में है। तो 3 जगह है वैलिडेशन करने की। एक फ्रंट एंड जहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे वहीं से चेक करके भेजें पासवर्ड की स्ट्रेंथ और ईमेल वगैरह की वैलिडेशन यप के स्कीमा के थ्रू। पहली जगह वो है। दूसरी जगह ये है कि बिफोर सेंडिंग द रिकॉर्ड टू द डेटाबेस यू हैव टू चेक द वैलिड फॉर्मेट ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड एंड फोन नंबर एंड व्हाटएवर यू एक्चुअली लाइक टू डू। और तीसरी जगह कौन सी है आपकी, स्कीमा पे, डेटाबेस पे, स्कीमा लेवल पे। ठीक है? सो जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे वापस आएंगे अगर हमने फ्रंट एंड से ना की, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यस दिस इज द प्लेस दैट वेयर एक्चुअली यू कैन यूज इट। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। वैसे हमने कल कहा था कि इसको हम पहले क्या करेंगे, कमिट करके पुश करेंगे, फिर पीआर क्रिएट करेंगे, फिर इसको डेव में भेजेंगे और फिर डेव से लेटेस्ट खोल लेंगे। तो कन्फ्लिक्ट भी आएगा मेरे ख्याल में। खैर चले, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको इसके साथ जाता हूँ और साथ में मैं मोंगोडीबी कैंपस बाद में ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ओके किया, उसने कहा जी, उसने कुछ नहीं कहा, एरर है, उसने एरर भी कोई नहीं दिया। और उसने सर्वर में जाए, क्या नहीं दिया। ओह, इसका मतलब हम सारा काम गलत कर रहे हैं, हम एरर हैंडलिंग उधर की हुई और हम इसमें काम कर रहे हैं। एक काम करते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करते, पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि मोंगो डीबी में कुछ गया नहीं गया।
खुल जा भाई। खुल जा भाई। क्या हो गया भाई? मोंगो डीबी साहब को क्या हो गया? नहीं, कोड नहीं, मैं पहले डेटाबेस में वेरीफाई करना चाहता हूँ, फिर मैं एक और चीज गिट का एक और फीचर बताना चाहता हूँ। इस तरह का इशू आपको भी आ सकता है, कभी स्टक हो सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप इस तरह के इश्यूज में? करप्ट तो नहीं हो गया कहीं हमारा मोंगो डीबी? सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज है, सर्विसेज, सर्विसेज, SERVICES.MSC। ये बताए क्या होता है? मोंगो डीबी यहाँ देखिएगा, जहाँ नजर आए मुझे बताइएगा। मोंगो डीबी, मोंगो डीबी, ये इसका मतलब है नहीं। बाजू का ऐसा होता है कि असल में जो ये आपके बैकग्राउंड में जितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना, वो यहाँ उनका आपको प्रोग्रेस चेक हो सकती है कि ये सर्विस चल रही है, ये नहीं चल रही। तो बाजू का ऐसा होता है कि आपका विंडो करप्ट होने की वजह से या कोई और इशू होने की वजह से आपकी जो डेटा मोंगोडीबी डेटाबेस की सर्विस है ना, वो स्टॉप हो जाती है। तो आप उस केस में यहाँ आके मोंगोडीबी सर्विस को चेक कर सकते हैं। तो ये भी मुझे कह रहा है रनिंग है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक दफा स्टॉप करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, शायद मे बी ये इशू हो। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट किया तो यहाँ स्टार्ट का बटन आ गया, तो आपने स्टार्ट किया। ये जैसे जितनी सर्विसेज रनिंग है वो सारी आपको यहाँ से पता लग रही हैं। एनीवेज, सो नाउ MongoDB run as administrator। तो मेरे ख्याल में, अच्छा वैसे हम ये अगर एक काम और करें, जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा MongoDB अप एंड रनिंग है या नहीं है, कि हम बाकी जो वैलिड एंड पॉइंट्स हैं उनको हिट करते हैं। तो ये MongoDB चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन हमारे पास इसमें क्या दे रहा है यार, ये काइंड ऑफ इसका मतलब कोई एरर है, और एरर में हम किस में आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, और ये हमें किधर भेज रहा है, सर्वर में भेज रहा है, और सर्वर में एरर हैंडलिंग है ही नहीं, हमें यहाँ से ये वाला मिल रहा है मैसेज। तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई कोड मिसिंग है, जो हमारा किस में पड़ा हुआ है, टेस्ट में नहीं बल्कि मे बी डेव में पड़ा हुआ है। डेव में, मेन में, मेन में। वैसे हम टेम्पररीली ये काम कर सकते हैं कि चले, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं लेट मी डिसाइड कि क्या कुछ करना चाहिए। मैं इसे ब्रेक करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे गिट फुल ओरिजिन डेव। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं किस ब्रांच में खड़ा हूँ, टेस्ट 1 में। मैंने कहा जी पुल करो, कहाँ से, डेव से। जब आप किसी एक ब्रांच में खड़े होके किसी दूसरी ब्रांच के कोड को पुल कर रहे होते हैं, तो बिहाइंड द सीन दो काम होते हैं। एक होता है ये आपकी ये वाली ब्रांच गिट डेव के साथ क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद लेटेस्ट को क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। आई रिपीट, जब आप एक ब्रांच से किसी दूसरी एक ब्रांच में रहते हुए किसी दूसरी ब्रांच को ओरिजिन टारगेट करके पुल कर रहे होंगे, तो दो काम होंगे। आपकी करंट ब्रांच उसके साथ मर्ज होगी, और मर्ज होने के बाद लेटेस्ट पुल लेके आएगी। ये काम करते हुए एक पॉसिबिलिटी बीच में है, और वो पॉसिबिलिटी है मर्ज की। कि मैं क्या कर रहा हूं,
अपनी क्या कहा है कि ये कमांड क्या करेगी, दो काम करेगी, पहले आपकी ब्रांच को मर्ज करेगी डेव के साथ, फिर लेटेस्ट पुल लेगी। तो मर्जिंग के दौरान हो सकता है कि वहां कोई ऐसी फाइलें हो जो मेरी इन फाइलों के साथ क्या करें, कन्फ्लिक्ट करें। समझ आ गई बात? तो ये याद रखिएगा, अभी जब इस किस्म का इशू हो कि आपकी चेंजेस किसी और ब्रांच में पड़ी हो और आप किसी और ब्रांच में खड़े हो, तो फिर आपको ये काम करना पड़ता है। अब मैं हिट करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो मुझे वो कर देगा मर्ज, और अगर कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट आएगा तो ये, अच्छा ये काम आप तब करेंगे जब आपकी कोई चेंज पेंडिंग ना हो, यानी तो अभी तो हमारी चेंजेस पेंडिंग है, तो हम यहाँ पे करेंगे पहले इसको, फिर करेंगे जी हमने क्या किया है, GN अप मॉडल, और मैंने इसको कर दिया कमिट। अब हमारी चेंजेस पेंडिंग जो है वो खत्म हो गई हैं। अब आप इसको करें गिट पुल ओरिजिन डेव। अच्छा, अभी एक और मसला है, वो मसला ये कि ये ब्रांच पब्लिश भी नहीं है, ठीक है, तो हम पब्लिश करेंगे सबसे पहले, तो फिर क्या करेगा, यानी पब्लिश का मतलब पुश नहीं है, गेट, और उसके भी आगे एक और पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट 1 की ब्रांच मेरे लोकल में बनी है, रिमोट में है ही नहीं, मेरी लोकल गेट में रिमोट में है ही नहीं, तो मुझे क्या वार्निंग देगा कि जी ये वाली ब्रांच, द करंट ब्रांच टेस्ट हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, यानी आपके लोकल में रिमोट में है ही नहीं। वो कह रहा है कि अगर आप यही ब्रांच रिमोट में भेजना चाह रहे हैं तो पहले आप ये करें, गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन टेस्ट 1। मैं सिंपली इसका यहाँ से कर दें डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा, सेम काम हो जाएगा, लेकिन आपको कमांड से भी थोड़ी सी वाकफियत होनी चाहिए। ये भी वही काम करेगा, मेरी लोकल जो टेस्ट 1 लोकल में पड़ी है उसको कहाँ भेज देगा, रिमोट में भेज देगा, चलेगी रिमोट में। अब आप सिंपली इसी ब्रांच में रहते हुए क्या काम करेंगे, गिट पुल ओरिजिन डेव। अभी भी वो काम नहीं कर रहा, उसने कहा जी ऑलरेडी अप टू डेट, तो इसका मतलब है अगला हाल क्या है, मुझे मैनुअली जाके इसकी पीआर क्रिएट करनी पड़ेगी, और पीआर करने के बाद फिर डेव से लेटेस्ट पुल लेना पड़ेगा, तब मेरी लेटेस्ट चेंजेस आएंगी। बाय द वे मुझे पता ही नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है कि हमने जो चेंजेस की थी वो मेन में पुश की हैं या डेव में पुश की हुई, जिसकी वजह से ये मैसेज नहीं आना चाहिए ऑलरेडी अप टू डेट, अप टू डेट, क्योंकि मैंने कहा ये दो काम करता है, पहले आपकी ब्रांच को उस ब्रांच के साथ मर्ज कर देता है और फिर वहां से लेटेस्ट पुल लेता है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो पुश की हुई चेंजेस वो मेन में की हुई या डेव में की हुई, ठीक है। तो जाहिर है जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको याद होगा, क्योंकि बाकी मैं तो बाकी क्लासेस भी लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांच में क्या मर्ज हो रहा है, क्या पुश हो रहा है, बट एटलीस्ट हर एरर से उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, तो उससे आपको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है। अब मैं यहाँ जाऊंगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कोई याद है? गिटहब पे जाऊंगा, और गिटहब में क्या नाम है, रियल एस्टेट, और मैं टेस्ट 1 हैज रीसेंट पुशेस, और इनको मैं करूंगा जी लेट्स सी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करूं, और पीआर किस में करूंगा, मैं डेव में करूंगा, किस से करूंगा, टेस्ट 1 से करूंगा, कंपेयर एंड पुल, पुल रिक्वेस्ट में अगर कोई मर्ज कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो मर्ज कर दूंगा, इसका मतलब है मैंने जो सारी चेंजेस की हैं वो मेन में की हुई हैं, ठीक है। सो दैट्स गॉन, ये ब्रांच होगी डन। वापस आए और चेक करेंगे ब्रांचेस कितनी हैं आपके पास, डेव भी है, फरूक भी है, फीचर भी है। तो मेरा जो मेन वाला काम है, हम मेन में देख लेते हैं कि हम मेन में क्या कुछ रखा हुआ है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने वो जो सारी लॉजिक लिखी हुई है ना कंट्रोलर की या प्रोडक्ट कंट्रोलर की, यस, वो सारी हमने कहाँ रखी हुई है, मेन में रखी हुई है। तो हम मर्जिंग की एक्सपेक्टेशन किस से रख रहे थे, डेव से रख रहे थे, तो डेव और टेस्ट 1 ऑलरेडी शायद सिंक थे। तो अब मैं क्या करूंगा, डेव से पीआर क्रिएट करूंगा कहाँ पे, मेन में, क्योंकि डेव में अब तक का मेरा क्या पड़ा हुआ है, लेटेस्ट कोड, और मेन में पुराना लेटेस्ट पड़ा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे सारी चीजें इकट्ठी करने के लिए क्या करना है, डेव से पीआर करनी है मेन में। तो वंस अगेन मैं कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट मेन में करूंगा, कहां से करूंगा, डेव से, ठीक है। कांट ऑटोमेटिकली मर्ज का मतलब को रोले पड़ेंगे हमें, तो हम उन रोलों को भी रिजॉल्व कर लेंगे। सो लिहाजा वैसे भी हम रोलों से घबराने वाले नहीं है, हम तो चाहते हैं रोले पड़े। तो यहाँ पे लेट्स चेक इट, दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड, और लकीली एक ही फाइल में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेट मी गो टू द कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन। तो ये कह रहा है जी कि ऑथ राउट्स
एक नई चीज, एरर एरर एरर, और ये इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो दो काम है, या तो हम यहाँ पे जा सकते हैं और इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और उसके लिए आपको देखना होगा कि पाथ राउट्स आपको चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना, ये अभी लेटेस्ट चेंजेस है इनकमिंग। अच्छा, अगर हम इसको लोकल में सेटअप करें तो ये हमें बताएगा करंट चेंजेस, इनकमिंग चेंजेस, इग्नोर, वो बताया ना आपको, जो आप ही को बताया था किसी और को। लोकल वीएस कोड में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपकी क्लास को बताया था। जो पैसे हो गए हैं जैसे पता नहीं मैं कोई महान चीज पूछ रहा हूँ आपसे। ये हमें चाहिए, दैट्स ओके। ये एरर वाला मिडलवेयर भी हमें चाहिए, तो इसको भी रखना है, डिलीट नहीं करना। फिर ये वाला मिडलवेयर, एरर का मिडलवेयर भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ना, ये वाला नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, दैट्स राइट। क्योंकि हमारे सारे एरर हैं, मैं वही देख रहा था कि हमारा अपना जो दूसरा मिडलवेयर है जिसमें इतनी बड़ी लॉजिक लिखी है वो कहाँ गई, वो इस फंक्शन के अंदर है जो यहाँ कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब हमें दो एरर हैंडलर नहीं चाहिए। रिजॉल्व, नेक्स्ट पे जाएं, प्रीवियस पे जाएं, कुछ भी नहीं रहा, मार्क एज रिजॉल्व, रिजॉल्व, कमिट। तो कौन, इसका मतलब अब हमारा लेटेस्ट कोड कहाँ चला गया, मेन में चला गया। हालांकि ये इत्तेफाक हुआ है, मेन में ये काम हम करते हैं आखिरी स्टेप के तौर पे, जब सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, डेव में सब कुछ टेस्ट हो चुका होता है, वेरीफाई हो चुका होता है, तो मेन क्या होती है, प्रोडक्शन वेबसाइट। लेकिन चलें, लकीली अब ये इत्तेफाकन एरर आ गया तो हमने इसको भी देख लिया कि हम डेव से उठा के मेन में कैसे भेजें। प्रीटी मच सेम तरीका है कोई, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि मेन में आपको अलाउ ही नहीं होता। एनीवेज, अब हमें लेटेस्ट चीजों के साथ काम करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रेट अवे हम जाएंगे मेन में। अब हमें पता है कि रिमोट मेन में लेटेस्ट चीजें पड़ी हैं, मेरे लोकल मेन में लेटेस्ट, तो मैं मेन में आया और मेन में जाके क्या किया, गिट पुल, बस गिट पुल। ओरिजिन स्पेसिफाई ना करें तो आपको पता होता है जिस चीज में खड़े हैं उसी से पुल करेगा। मेन में खड़े हैं तो पुल कहां से करेगा, मेन से ही करेगा। अगर आप किसी दूसरी ब्रांच में हो और उसमें रहते हुए कहीं और से करें तो वो क्या बताया आपको, गेट पुल ओरिजिन, और ओरिजिन के आगे उस ब्रांच का नाम। ठीक हो गया। नाउ अब मैं अगर इसको वेरीफाई भी करूं तो मेरे पास सबसे लेटेस्ट चेंजेस होंगी, और वो दोनों चेंजेस होंगी जो मैंने टेस्ट में की थी वो भी, और जो ऑलरेडी मेन में थी, दोनों इकट्ठी होकर लेटेस्ट आ गई मेरे पास। ये एरर, ये यहां से एक बात इंडिकेट हो रही है, दूसरी बात यहां से इंडिकेट हो रही है कि हमने ऑथ आउट बनाए हैं, तीसरी बात, तीसरी निशानी हमारे पास यूजर कंट्रोलर होना चाहिए, वो भी आ गया, चौथी बात हमारे पास मॉडल होना चाहिए यूजर का, वो भी आ गया। सो दैट्स वेरीफाइड, वी हैव नाउ कंबाइंड द चेंजेस फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस, द टेस्ट वन एंड द मेन, दैट्स इट। तो अब क्या कर रहे थे, अब हम इसे करते हैं npm रन, हाँ नहीं नहीं, दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट। अब हमने लेटेस्ट पुल कर लिया, तो हम मेन में कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे फिर अपनी ब्रांच में स्विच करेंगे, और सारा काम किस में करेंगे, अपनी ब्रांच में, और उसमें से फिर जब काम कर लेंगे तो पुश किस में करेंगे, अपनी ब्रांच में ही, वहां से फिर पीआर क्रिएट करके डेव में, और डेव पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहां से दोबारा जाएं किसमें, टेस्ट वन इज नॉट अ गुड थिंग, मैं यहाँ पे कह देता हूँ काइंड ऑफ लाइक गिट चेकआउट -b। ये -b क्या करेगा, अगर ये ब्रांच नहीं है तो साथ ब्रांच क्रिएट भी कर देगा, और क्रिएट करके उसमें चेकआउट भी हो जाएगा, 2 in 1 काम कमांड के साथ। ये वाला तरीका तो आपको पता है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को फेमिलियर करें कि गेट की एक कमांड 2-3 दिनों में याद कर लिया करें, कोई बड़ा हर्ज नहीं है। तो जो काम मैं यहाँ से करता था ना, ब्रांच क्रिएट करने का, कि यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट ब्रांच पे क्लिक किया, यहाँ ब्रांच का नाम दिया, एंटर प्रेस किया तो ब्रांच क्रिएट भी हो गई, स्विच भी हो गया, वही काम इधर से करना हो, गिट चेकआउट -b FEATURE/YASIR। Can you see this? I've switched to the branch feature/Yasir, which was not existing previously, and now I can start work on it. So npm start. That's it. Everything is running.
अब मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से भेजता हूँ, दिस कैनॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। दैट इंटरेस्टिंग। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने यहाँ से कोई वो नहीं किया, स्कीमा लेवल का कोई एरर नहीं आया, लेकिन हमारी ऐप क्रैश भी नहीं हुई, उसने प्रॉपर कोई एरर दे दिया। तो क्या हमें एरर समझ नहीं आई कि उसने बिल्ट इन एरर कहाँ से पकड़ा है। एरर के अंदर क्या है वो, यहाँ कोई काम है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अच्छा जी, ये कह रहा है जी यूजर 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 क्रिएट यूजर डॉट क्रिएट, और अच्छा ये यूजर है। वैसे एक बात, सेम नाम से दो हो सकते हैं, ओवरराइट कर देगा ना दूसरा वाला पहले वाले को अगर दो सेम है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट की वैल्यू, हाँ कॉन्स्ट, एक तो कॉन्स्ट की वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती। जब आप किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो उसी वेरिएबल में दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम, इन वाली बात ठीक है कि मैं कॉन्स्ट यूजर इसका स्कोप और कॉन्स्ट यूजर ये वाला इसका स्कोप इधर भी एग्जिस्ट करता है ना, तो इसका मतलब है दो वेरिएबल सेम स्कोप में रीडिक्लेयर हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैसे इसको ना भी करें तो हमने ये यूजर कहीं दिखा तो नहीं देना, ये सिर्फ डेटाबेस में ही भेज रहे हैं। ये यूजर यहाँ एक्सेस हो रहा है, यूजर डॉट पासवर्ड हो रहा है, दैट शुड बी गुड। कास्ट टू नंबर फील्ड फॉर द वैल्यू, या सिर्फ यानी ये वाली फील्ड में यहाँ से क्या भेज रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मे बी मॉडल में क्या रखा हुआ है मैंने इसको न्यूमेरिक, तो ईमेल 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 ईमेल, ये नंबर है। ठीक है, फौरन एरर पकड़ लिया कि जी ये गलत काम कर रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ से किया, सॉरी हाँ इसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ आएगा, तो हम ये दोनों उठा देते हैं। चलो कौन खुश। अब आप जाएं, यूजर इज नॉट अ वैलिड ई नम, तो इसका मतलब है कि यूजर 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 यूजर, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे अब देखिए कितना स्ट्रिक्ट वो रूल्स के रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि वो, मैंने कहा जी ये रोल्स में सिर्फ वही चीजें अलाउ करेगा सेव करना जो यहाँ ई नम में सेव्ड है। तो मैंने डिफॉल्ट यूजर रखा हुआ है, तो डिफॉल्ट क्या रख दें कस्टमर, क्योंकि मैं फ्रंट एंड से भेज नहीं रहा। ठीक है, तो एरर्स आर काइंड ऑफ गुड थिंग। तो नाउ यूजर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब अगर दोबारा यही यूजर करेंगे तो अब कहाँ एरर आएगा, डुप्लीकेशन की का, ऐसे ही ना, सेम ईमेल, यस। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, तो उसने कहा डुप्लीकेट यूजर नेम, 11,000 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 11,000 हमने ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में रख के उसका कस्टम मैसेज फॉरवर्ड बनाया है। कहा जी डुप्लीकेट यूजर नेम, अच्छा मैं लेट्स सपोज यूजर नेम डुप्लीकेट हटा देता हूँ, अब भी एरर आएगा क्या, डुप्लीकेट ईमेल। अब अगर मैं डुप्लीकेट ईमेल भी हटा देता हूँ, तो अब किसी और भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यूजर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। पासवर्ड तो सेम हो सकता है ना भाई, समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा जो साइन अप वाला काम है वो क्रिएट हो गया। आई विश आई कुड शो यू रिकॉर्ड, वो खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि उम्मीद है कि वो ठीक रहेगा। अभी रीस्टार्ट करने में अगले 15 मिनट इधर ही लग जाएंगे, लिहाजा वी आर होपिंग कि ये अगर मैसेज सक्सेसफुल दे रहा है तो सारा कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज नथिंग इज गेटिंग क्रैश्ड, तो प्रॉपर मैसेज है तो वो सारा फ्लो ठीक काम कर रहा है। तो ये था जी हमारा साइन अप का मॉड्यूल। अभी हम जल्दी से काम करते हैं कुछ ऑथ के दूसरे फंक्शन पे, विच इज लॉगिन। दोबारा यहाँ पे जाते हैं और इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई, चले। अब हम लॉगिन पे आते हैं और लॉगिन पे आके हमें कुछ चीजें करनी है। पहली चीज तो ये करनी है लॉगिन पे आके कि हमने ना वैसे ऊपर वैलिडेशन नहीं की कि अगर कोई ईमेल खाली छोड़ दे, पासवर्ड खाली छोड़ दे। हमने ये वैलिडेशन तो की है कि अगर वो फिल करे और इनवैलिड करे, हाँ रिक्वायर्ड की है, उस पे क्या एरर आएगा, प्लीज प्रोवाइड द ईमेल। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। और अगर इसको देंगे तो आप वो क्या कहेगा, प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम, ठीक है।
अच्छा, वापस इधर आ जाए जी। अब हमने 2-3 काम करने हैं। यूजर जब लॉगिन होगा तो ईमेल या पासवर्ड, सॉरी, ईमेल या यूजर नेम दोनों की बेस पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और साथ में पासवर्ड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों यूजर को देने पड़ेंगे लॉगिन होने के लिए। लेट्स डू दैट। तो इसके साथ हमारा काम हो गया खत्म, इसके साथ भी हमारा काम हो गया खत्म, लेकिन इसके साथ ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर लें, इसको सेव कर लें, इसको बंद कर दें, लॉगिन पे चले जाएं, लॉगिन की बॉडी में चले जाएं, रॉ में चले जाएं, जेसन में चले जाएं, यहाँ चले जाएं और यहाँ पे आप लॉगिन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, ईमेल और पासवर्ड या यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, पहले एक का करते हैं, बाद में देखते हैं हम दो का करेंगे। ये दो चलेंगे। सेंड करूंगा तो सेंड करके कहाँ पहुंचाएगा हमें, लॉगिन वाज कॉल्ड, इसका मतलब है कि वी आर राइट इनटू दिस मेथड, और यहाँ पे हम करते हैं जी कहानी, लॉग यूजर, और नाउ लॉगिन करें, यहाँ पे आए तो हमें मिल रहा है जी ईमेल और पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम देना ही नहीं है ना, ईमेल या पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2-3 काम करने हैं। पहली बात तो ये कि हमने अगर हम ना दें, कुछ नहीं हो रहा। अब जरा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस नोट कीजिएगा। सॉरी, यहाँ तो हमने स्कीमा कॉल किया हुआ था ना, तो स्कीमा के अंदर जाके चेक हो रहा था कि पासवर्ड दिया गया है या नहीं दिया गया, ईमेल दी गई है या नहीं दी गई, यानी प्लीज प्रोवाइड द ईमेल, प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम, ये कहां से आ रहा था, स्कीमा के अंदर से। यहाँ तो हमने स्कीमा कॉल ही नहीं करना, लॉगिन के लिए हमने स्कीमा तो नहीं कॉल करना ना, स्कीमा तो सबसे एंड पे या लेटर स्टेज पे जाके कॉल करना है। तो पहले तो ये चेक करना है कि यूजर ने ईमेल और पासवर्ड दिया है या नहीं दिया, तो इसको, इसका मतलब है हमें यहीं पे लॉजिक लिख के चेक करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यानी स्कीमा लेवल का एरर कब चेक होता है, जब स्कीमा कॉल होता है। अभी तो हमने स्कीमा कॉल ही नहीं किया, तो पहले चेक करना है कि क्या फ्रंट एंड से यूजर ने ईमेल और पासवर्ड दिया है या नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ यूजर डॉट ईमेल, और इसके पीछे क्या लगा दें, नॉट, तो फिर क्या करें, रिटर्न, यहीं से रिटर्न कर दे, आगे कुछ ना जाए, नीचे फंक्शन एग्जीक्यूट ही ना करें। अगर ईमेल नहीं दिया तो यूजर आगे ना जाए, एरर दिखाना है, कंसोल लॉग तो नहीं कर सकता, रिस्पॉन्स भेज दूं। तो फिर ग्लोबल एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलर किस मर्ज की दवा है, यानी मैं ये काम कर सकता हूं, रेस डॉट जेसन, और इसमें कर दूं MESSAGE, और मैं कहूं जी के ईमेल इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी ईमेल प्रोवाइड करो। नाउ मैंने ईमेल नहीं दिया, आई शुड गेट ईमेल इज नॉट प्रोवाइडेड, जैसे। सिर्फ यही तो नहीं चेक करना, ये इसी को कॉपी करें और यहाँ पे क्या करें, पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या करें, सॉरी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको 3 जगह बताई ना, 3 जगहों से कर सकते हैं आप, फ्रंट एंड से या और फॉर्मेट के जरिए कर सकते हैं, बैक एंड से कर सकते हैं और डेटाबेस से कर सकते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ क्यों कर रहा हूँ फिर मैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने इसका फ्रंट एंड खुद नहीं बनाना, जैसे गूगल ने यूट्यूब की एपीआई दी हुई है और उसने एपीआई में, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो उसने एपीआई लेवल पे ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की हुई है। समझ आइए बात, या नहीं आई, कि हो सकता है कि कोई फ्रंट एंड बंदा यूजर है जिसको फ्रंट एंड सही नहीं आती, कोई बेचारा मेरे जैसा अनाड़ी है या नल है,
तो वो गूगल के एंड पॉइंट को हिट करे और वहां एपीआई लेवल पे ऑथेंटिकेशन न लगी हो तो सारा डाटा लीक होना शुरू हो जाए। समझ आ गई बात? तो अगर तो ये ऐसा सिनेरियो है तो फिर बेहतर है कि आप अपने एपीआई लेवल पे भी ऑथेंटिकेशन का बंदोबस्त कर लो। तो अगर कहते हैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इस लेवल पे कैसे करना है। ठीक है, तो खैर ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन जब हमने ग्लोबल एरर हैंडलर दिया हुआ है तो फिर हमें ये एरर मैसेजेस यहाँ प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट। अब हम यहाँ ये तो नहीं कर सकते, यहाँ ये तो नहीं कर सकते प्रोवाइड दी, ये तो नहीं कर सकते कम से कम। पहले तो ये बताइए ये क्यों नहीं कर सकते? मैंने हर जगह जहां एरर आया नेक्स्ट लिखा और ब्रैकेट में डायरेक्ट एरर पास कर दिया, चला गया। क्यों नहीं जाएगा भाई? जब मैंने किसी भी रिक्वेस्ट रिस्पांस को ब्रेक किया है और कॉल नेक्स्ट अवेलेबल मिडलवेयर को भेजी है, नेक्स्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रेक कर दो, कॉल स्टैक का जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक करो, और नेक्स्ट का मतलब है कि कॉल किसको भेज दो? नेक्स्ट मिडलवेयर को। नेक्स्ट मिडलवेयर सारे के सारे किस पे बाउंड है? राउट के साथ बाउंड है। कोई भी नहीं कॉल होगा जब तक राउट मैचिंग नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ जाएगा? सबसे आखिर में। सबसे आखिर में क्या खड़ा है? एरर हैंडलर। समझ आई बात? गलत क्या है यहाँ पे? नहीं क्यों चलेगा रिक्वेस्ट? ये मिडलवेयर थोड़ा ही है, ये मिडलवेयर थोड़ा ही है, ये तो बाकायदा सर्वर से होके कंट्रोलर के अंदर आके किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर खड़ा है, मिडलवेयर तो नहीं है भाई। क्यों? दैट्स करेक्ट आंसर। ये भी तो रिटर्न ही कर रहे हैं ना, ये भी तो रिटर्न कर रहे हैं ना। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह बता दें। तो कल लगाया आपने। हाँ, इम्बिगुअस, इम्बिगुअस। चले लेट मी टेल यू। सर्वर पे आए, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे आएगा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। इसमें जाएं, ये भी पता है हमें यहाँ आ जाएगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एरर में क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अरे आएगी, क्या आएगी? और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या आना चाहिए? कैसे पता है कि नीचे फौरन हम क्या कर रहे हैं? एरर डॉट मैसेज। तो इसका मतलब है कि जो एरर क्रिएट होगा उस एरर के अंदर मैसेज नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस एरर के अंदर क्या होना चाहिए? मैसेज नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहां से जो हम एरर भेज रहे हैं, क्या इसके अंदर हमें श्योरिटी है कि मैसेज नाम की प्रॉपर्टी है? तो क्या करेंगे? न्यू, ये एक उधार था जो आपको कहा था, मुझे बताइएगा बता बाद में। उधार था ना? अच्छा, जो नोड जेएस की बिल्ट इन एरर की क्लास है, जब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन में खोल के बताया था कि वो इंस्टेंस क्या करता है। एरर का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो ये एरर के ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करता है और दो प्रॉपर्टीज कहा था, कोड की प्रॉपर्टी सेट करता है। समझ आइए बात? तो हम सिर्फ अपना कस्टम स्ट्रिंग मैसेज इस एरर की क्लास को पास कर देंगे, ये इस मैसेज को जाके, क्योंकि हमने कहा था एक्सप्रेस और नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट तीनों में एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म बिल्ट इन मौजूद है। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा कस्टम मैसेज नोड जेएस की क्लास के ऑब्जेक्ट के मैसेज की प्रॉपर्टी में जाके सेट हो जाए। मेरा मुंह ऐसे देख रहे हैं, सारे परेशान हो गए, पता नहीं केडी रॉकेट साइंस बोल रहे हैं। नोड जेएस एरर की क्लास नहीं बताई बेटा, और साथ में ये भी बताया था कि उधार है। क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट एंड सेट्स दी
error dot message property to the provided text message। समझ आई बात? ये कर रहा हूँ ना मैं, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टेक्स्ट मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट मैसेज एरर के ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में, यानी एरर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज नाम की एक प्रॉपर्टी सेट होगी और वो कौन सी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ। समझ आ गई बात या नहीं आई? ये किस में सेट कर रहा हूँ, ईमेल में। लेट्स चेक इट एंड वेरीफाई इट। हमें मैसेज क्या मिलना चाहिए, वो मैसेज जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। प्रोवाइड द ईमेल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसे रीडायरेक्ट कर रहा है ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। और ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मैं कस्टम बनाने की बजाय क्या कर रहा हूँ, Node.js की, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कस्टम बनाता तो मुझे खुद मैनुअली वो मैसेज की प्रॉपर्टी वो एक खास फॉर्मेट में जाके सेट करनी पड़ती। तो मैंने कहा ये तरह मैं क्यों करूँ, Node.js मुझे बिल्ट इन क्लास जो दे रहा है काम करने के लिए। तो इसका मतलब है आज के बाद, आज से पहले Node.js का जो ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर था वो उन एरर्स को हैंडल करता था जो कि एक्सप्रेस खुद जनरेट करता था एरर्स। अब उस ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में हमने ये कैपेबिलिटी ऐड कर दी है कि हमारा कस्टम मैसेज भी वही शो करेगा, वही हैंडल करेगा। दिस इज वन ऑफ आवर कस्टम मैसेज। क्लियर है? अच्छा, इसमें मजीद एडवांसमेंट भी हो सकती है जो अभी भी उधार है एरर हैंडलिंग की, जिसमें हम एरर के स्टेटस कोड्स को भी एडजस्ट करेंगे बाद में, जब करेंगे तो बता दूंगा। तो अभी के लिए इट्स इनफ। और मैं सेम काम यहां पे करूंगा कि अगर मुझे यहां से पासवर्ड नहीं मिलेगा, प्रोवाइड द पासवर्ड। और आपको पता है कि अगर आपके इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट रखने वाला, पता है ना। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक में तो फिर आप खुशी से करें दिस। नाउ ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि पता है हमारा कि यहाँ हमारा स्कीमा अभी तक कॉल नहीं हुआ, तो स्कीमा ये चेक नहीं कर सकेगा कि उसने यूजर नेम और पासवर्ड दिया या नहीं दिया। और स्कीमा कॉल करना मकसूद ही नहीं है, क्योंकि स्कीमा कब कॉल किया जाता है, जब डेटाबेस में कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। अब हम साइन अप थोड़ी कर रहे हैं, हमने डेटाबेस में कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट तो नहीं करना, हमने जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी से उसको क्या करना है, लॉगिन करवाना है। वो जो आपका सवाल था क्या कि एक ही इस टेबल से हम लॉगिन वगैरह भी करेंगे सारा कुछ, तो ये इस तरह से करेंगे। एनीवेज, तो पहला काम हो गया, हमने मेक श्योर कर लिया कि यूजर ईमेल भी प्रोवाइड कर रहा है और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा काम कि यूजर जो ईमेल प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या गारंटी है वो सही है या गलत है। तो ये कैसे होगा कि यूजर ने जो ईमेल दिया है उस ईमेल को हम कहां जाके चेक करेंगे, डेटाबेस के अंदर, कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रेट अवे इसको यूजर को उठाएंगे और यहां पे जाके करेंगे जी कि यूजर डॉट फाइंड वन। ये हमें पता है कि ईमेल यूनिक है और एक ही ईमेल एक से ज्यादा दफा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने साइन अप में उसे यूनिक रखा हुआ है। तो इसलिए मैं फाइंड बाय आईडी नहीं कर रहा। अब मुझे फाइंड क्या किसकी बेस पे करना है, ईमेल की बेस पे करना है कि ये ईमेल जो मैं देने लगा हूं इसको जाके चेक करो कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। और मुझे पता है कि ये ईमेल की अकरेंस सिर्फ एक ही है, एक से ज्यादा है ही नहीं। आई समझ? तो फाइंड वन में मैं जाके क्या करूंगा, यहां मुझे क्राइटेरिया देना है क्यूरी की फॉर्म में, तो मैं यहां पे एक छोटा सा हिंट ले लेता हूं, फाइंड वन मोंगूस। आईडी की बेस पे तो नहीं पास करेंगे, क्योंकि हमने किसकी बेस पे चेक करना है, ईमेल की बेस पे चेक करना है। ठीक है, तो दिस वन। तो फाइंड वन में मुझे ये देना है, दिस डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, ईमेल इक्वल्स टू किसके बराबर है, जो यूजर ने ईमेल दी है उसके बराबर है। यानी मुझे एक रिकॉर्ड ला के दो
और ये मैंने शर्त दी है, जैसे अगर एसक्यूएल पढ़ा है किसी ने तो ये वेयर क्लास है, फाइंड मी दैट रिकॉर्ड वेयर email stored in the database is equal to the email which is being provided by the user. ठीक है, नल, ठीक, देखते हैं अगर मिल गया तो उसे वो यूजर दे देगा पूरा जो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ना मिला तो नल दे देगा। लेट्स सी, मैं इसे कहता हूँ जी कॉन्स्ट यूजर, यूजर नाम का ऊपर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसे कह देता हूँ जी कि डीबी यूजर, ठीक, इसको आप कह लें जी सिंपली ना BODY, ताकि हम नामों से ना थोड़ा सा घबराएं नहीं, इसको भी कहें बॉडी और इसको कह दें यूजर, ठीक है जी, यस बॉडी डॉट, आपकी अपनी मर्जी, नाम जैसे मर्जी दें, मैं जस्ट अपने उस फ्लो में चल रहा हूँ। तो अब मैं यहां से जाके देता हूं ईमेल विच इज व्हाट, यस yasir@gmail.com, ये ईमेल एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में, तो मुझे क्या देना चाहिए, वो पूरा यूजर नेम और पूरा ऑब्जेक्ट बल्कि यूजर नेम। तो कैन यू सी दिस, ये सक्सेस रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है। और अगर लेट्स सी मैं कोई ये वाली ईमेल देता हूं जिसके अगेंस्ट मेरे पास यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, नहीं नहीं कंडीशन की बात नहीं है, यहाँ हमने अवेट नहीं लगाया, वो उसकी बात नहीं है। लेट्स सी इट अगेन, इनवैलिड ईमेल है, तो इनवैलिड ईमेल में मैंने क्यूरी सेंड की, तो मुझे क्या दिया उसने, नल, और अगर वैलिड यूजर नेम दिया तो मुझे उसने क्या दिया, वो पूरा का पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग बाय द वे, ठीक। अब हमने यहां जाके ये लगानी है कंडीशन, इफ नॉट यूजर, या इफ यूजर इक्वल्स टू नल, यूजर नल है तो क्या करें, रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर email you, yes this user is not registered। टेस्ट कर लेते हैं, ये यूजर रजिस्टर नहीं है, दिस यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड। और अगर ये कर लें, क्लियर, अब ये मेक श्योर कर लिया कि यूजर ने ईमेल दिया है, खाली नहीं छोड़ा, ये भी मेक श्योर कर लिया यूजर ने पासवर्ड प्रोवाइड किया है, खाली नहीं छोड़ा, ये भी मेक श्योर कर लिया कि यूजर ने जो ईमेल दिया है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब वैलिड यूजर है। आखिरी बात, यूजर ने जो पासवर्ड दिया है वो हमारे डेटाबेस के पासवर्ड से मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। तो वंस अगेन डिक्रिप्ट पे जाएं, 5:07, आज याद रखिएगा मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डिक्रिप्ट, और यहाँ से जाके डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर, दो पैरामीटर लेगा,
उसने खुद बताया हुआ है मेरे रिकमेंडेड तरीके में। ये कह रहा है प्लेन पासवर्ड दें। प्लेन पासवर्ड किधर आ रहा है? बॉडी डॉट पासवर्ड में। हैश किधर से आएगा? इस यूजर में ऑलरेडी आ नहीं रहा। यूजर डॉट पासवर्ड हैश में ही है ना। ये क्या रिटर्न करेगा? इसमें ये ट्रू आएगा या, और मैं क्या कह सकता हूँ, इफ नॉट इस पासवर्ड मैच रिटर्न। पासवर्ड यूजर नेम दोनों ठीक हैं, उसको कोई मसला नहीं आया। पासवर्ड गलत है, ईमेल ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, ईमेल गलत है। ठीक हो गया। एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। अब ये सारी बातें कंफर्म हो चुकी हैं। यूजर ने जो ईमेल पासवर्ड दिया वो भी ठीक है भाई। यूजर ने खाली भी नहीं छोड़ा, ना ईमेल ना पासवर्ड, सब कुछ ठीक है। तो अब टाइम है कि यूजर को क्या कहने का, आ जाओ अंदर। ऑथेंटिकेशन हो चुकी है, हो नहीं चुकी, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब इसे क्या करना है, अंदर दाखिल करना है। और वो इंशाल्लाह ऑफिस टाइम खत्म हो गया आज तो मंडे को इसको बिल्डिंग के अंदर इंटर होने की इजाजत देंगे। नहीं नहीं, अभी JWT वाली एक रॉकेट साइंस है जो रहती है, सॉरी मुझे भूल गया था। थैंक यू वेरी मच। किसी का सवाल है तो पूछ लें।